नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2010 के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न हमारा निम्नलिखित राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ, इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। 1 हरियाणा, 2 सिक्किम, 3 नागालैंड, 4 मेघालय कूट दिया है। ए 1 2 3 4, बी 2 3 4 1, सी 3 1 4 2, डी 2 4 1 3। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 3 1 4 2। नागालैंड की बात करें तो 13वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा 1963 के द्वारा भारत के 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का गठन हुआ। एक की बात करें यानी हरियाणा, वर्ष 1966 में भारतीय संघ के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ। 1966 में भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ, जो कि पंजाब राज्य से अलग हुआ। मेघालय की बात करें तो 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी प्रदेश बनाया गया। स्वायत्त शासी मतलब जिसे अपना शासन स्वयं करने का अधिकार हो। और 1972 में भारतीय संघ के 21वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सिक्किम की बात करें तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तथा 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत संघ के 22वें राज्य के रूप में पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ। तो 1963, हरियाणा 1966, मेघालय 1972 और सिक्किम 1975। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि 3 1 4 2। प्रश्न नंबर है दूसरा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ आर्टिकल दिए गए और उनसे संबंधित क्या कार्य होते हैं आर्टिकल में। तो आर्टिकल 14 की बात करें तो ये समानता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है, जिसमें आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 की बात करें तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाएगा। प्लस और आर्टिकल 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। तो आर्टिकल 14 से 18 जो है समानता का अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 36 की बात करें तो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में है और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आर्टिकल 74 की बात करेंगे तो ये मंत्रिपरिषद यानी कि राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 74 क्लॉज 1 की बात करें तो ये कहता है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख जो होगा वह प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 368 की बात करें तो ये संशोधन की प्रक्रिया, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त करती है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ए 25वें संविधान संशोधन, बी 42वें संविधान संशोधन, या सी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, या डी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और इसके साथ ही इसी संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी और अखंडता शब्दों को भी इसमें शामिल किया गया। तो जैसा अभी पंथ निरपेक्ष पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम को समाजवादी या अखंडता जैसे शब्दों को रख के पूछ ले तो याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 4, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। ए स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, बी सदस्यों को शपथ दिलाना, या सी स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, और डी केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर की
नियुक्ति की बात करें तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसका जो कि सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। और इसके कार्य की बात करें तो इसका प्रोटेम स्पीकर का कार्य जो होता है वह लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करना और नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रश्न नंबर है 5, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ए अल्पावधि चर्चा, बी प्रश्नकाल, सी स्थगन प्रस्ताव या डी शून्यकाल। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि स्थगन प्रस्ताव। हम इसमें जानेंगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव के बारे में। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है किसी अविलंबी लोक महत्व के विषय को अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से सदन में लाया जाता है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संसद के किसी एक संबंधित मंत्री को का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है और इस प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। और इस प्रस्ताव पर ना तो किसी तरह की चर्चा होती है और ना ही मतदान होता है। ध्यान आकर्षण करने वाले प्रत्येक सदस्य को केवल एक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है और यह प्रस्ताव जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है यह प्रस्ताव भारतीय संसदीय प्रक्रिया की देन है और ये 1954 से अस्तित्व में है और इस प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव प्रभावित करता है। अब हम जानेंगे स्थगन प्रस्ताव क्या है। तो स्थगन प्रस्ताव जो है किसी सार्वजनिक महत्व के मामले में, वह ध्यानाकर्षण क्या था, किसी एक संबंधित मंत्री से संबंधित था और स्थगन प्रस्ताव किसी सार्वजनिक महत्व के मामले में संपूर्ण सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है और यह प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और यह प्रस्ताव ऐसे मामलों पर लाया जाता है जिसमें केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हो। आमतौर पर इस प्रस्ताव में सरकार की आलोचना के तत्व शामिल होते हैं। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा भी होती है और मतदान दोनों होते हैं और सदन में इसे पास व स्वीकार करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। स्थगन प्रस्ताव आमतौर पर सायंकाल में पेश किया जाता है और इसकी न्यूनतम अवधि जो होती है वह 2.5 घंटे की होती है। स्थगन प्रस्ताव उस दिन नहीं लाया जाता जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो और इस प्रस्ताव के तहत लाए गए मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो कि पहले से सदन में लंबित ना हो और न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन ना हो। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि स्थगन प्रस्ताव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी पूछे स्थगन प्रस्ताव से या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से तो आपका सही होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? ए लोक लेखा समिति, बी सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, सी आकलन समिति या डी सरकार की आश्वासन समिति। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि आकलन समिति। आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके गठन 1915 इसके गठन की बात करें तो 1950 में उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे जॉन मथाई की सिफारिश पे किया गया था और इसमें 30 सदस्य होते हैं एवं इसका जो चुनाव होता है लोकसभा सदस्यों में एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है और इसका जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? ए परमादेश, बी उत्प्रेषण, सी प्रतिषेध या प्रोहिबिशन या डी अधिकार परीक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। यह किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है और इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल कर कार्य करने से रोकता है। प्रश्न नंबर 8,
पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? ए 1991, बी 1995 या सी 2000, डी 1993। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी 1993। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में वर्ष 1993 में प्रावधान किए गए और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं से संबंधित है। प्रश्न नंबर है 9। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि केरल। भारत में केरल के प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी और यह वर्ष 1957 में नंबूदरी-पाद के द्वारा स्थापित की गई थी। ये रहे हमारे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।